दोस्त, मैं हूं स्वाति रायना। सस्ते होंगे घर, यही होने जा रहा है बजट इंपैक्ट। इसी पर हम चर्चा करेंगे अपनी इस खास पेशकश में। बजट में हाउसिंग सेक्टर को नई रफ्तार देने के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं तो कर दी हैं। अब नजर इस बात पर टिकी हुई है कि इन फैसलों का कंज्यूमर को कब और कितना फायदा मिलेगा। सवाल यह है कि हाउसिंग सेक्टर को दिए गए फायदे से आखिर आपके सपनों के घर की कीमत कितनी कम होगी, और सबसे बड़ा सवाल यह कि इनपुट कॉस्ट में जितनी कमी आएगी, क्या उसी रेशो में डेवलपर्स इसका फायदा ग्राहक को देंगे? इसी सवाल का जवाब और ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में दबाव झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को संजीवनी दी है। खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से इस सेक्टर में निवेश के नए दरवाजे खुल गए हैं। माना जा रहा है कि इसका सीधा फायदा ग्राहकों को सस्ते घर के रूप में मिलेगा। अब सवाल उठता है कि आपके सपनों के घर की कीमत कितनी कम होगी। आइए इसे एक 30 लाख रुपए की कीमत के फ्लैट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर एक घर के कंस्ट्रक्शन में कुल लागत का 40 से 50% जमीन की कीमत होती है। इसमें 10 से 15% की कमी की उम्मीद की जा रही है। वहीं कंस्ट्रक्शन पर 30 से 35% की लागत आती है। अगर लोन दरों में 3 से 4% की कमी आएगी तो कुल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर भी फर्क पड़ेगा। इसके बाद 10 से 15% फाइनेंस और मार्केटिंग पर खर्चा आता है। बाकी 10 से 12% मार्जिन होता है। अब अगर लैंड कॉस्ट में 10% भी कमी मान लें तो 30 लाख के घर पर 3 लाख रुपए तक कम हो सकते हैं। जो सबसे बड़े जो फायदा जो यहाँ पे होने वाला है कि इनको जो है बाहर से भी जो है फंड लेकर आ सकते हैं इस सेक्टर के लिए, जो कि ईसीबी के द्वारा, जो ईसीबी की जब भी फंडिंग होती है वो बहुत लो कॉस्ट में होती है। तो इससे जो है अल्टीमेटली जो है डेवलपर जो है अच्छी प्रोडक्ट बना पाएगा और जो है फ़ायदा जो है कस्टमर को मिल पाएगा अगर फाइनेंस जो है लो कॉस्ट में मिल जाएगा तो। अब सवाल है कि क्या डेवलपर्स ग्राहकों को इसी रेशियो में फायदा देंगे? क्या डेवलपर्स अपने मार्जिन में कटौती करेंगे? कहीं इनपुट कॉस्ट में कमी बिल्डर के मार्जिन बढ़ाने का जरिया बनकर तो नहीं रह जाएगी? तो क्या भारी इन्वेंट्री के बावजूद प्राइस बबल क्रिएट करने की मौजूदा प्रैक्टिस पर लगाम लग सकेगी? आखिर कीमतों के निर्धारण पर निगरानी कैसे रखी जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिल सकेगा। हाउसिंग सेक्टर को रफ्तार देने के लिए सरकार ने बजट में कई तरह के बड़े प्रावधान किए हैं, जिसे हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा करने की दिशा में काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में बिल्डर्स इनपुट कॉस्ट में होने वाली कमी को कंज्यूमर को कैसे पास ऑन करते हैं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में जो मंदी का दौर चला, जो एक स्लो ग्रोथ देखने को मिली, अब बजट के बाद जो ऐसा ऐलान किया गया, खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा देने से वाकई रफ्तार देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को कैसे हो, इस पर अब सबकी नजर है, क्योंकि डिलेड प्रोजेक्ट्स, लोगों को अब पोजेशन नहीं मिल रहा है, कई प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं। तो क्या बजट में जो ये ऐलान किया गया है वो बूस्टर डोज साबित हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? और इसी पर पहली राय और पहला टेक जानने के लिए हमारे साथ राजीव बैराथी जी जुड़े हुए हैं, हेड कैपिटल मार्केट्स नाइट फ्रैंक इंडिया। राजीव बैराथी जी, बहुत स्वागत है आपका। वाकई कहा यह जा रहा है कि क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर से भी जो कुछ नुमाइंदे, उन्होंने एक थम्स अप दिया है डेफिनेटली इस बहुत बड़े ऐलान को, अफोर्डेबल हाउसिंग को जो इंफ्रा सेक्टर का दर्जा दिया गया है। बट अकॉर्डिंग टू यू, हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई रियल एस्टेट सेक्टर को ये बूस्ट देगा, और खासतौर पर जो हाउसिंग फॉर ऑल की जो एक ड्रीम कह सकते हैं प्रोजेक्ट तैयार किया गया है 2022 तक, उसको पूरा करने में मददगार साबित होगा? जी बिल्कुल। गवर्नमेंट का शुरू से ही फोकस हाउसिंग फॉर ऑल पे रहा है, और गवर्नमेंट चाह रही है कि एंड यूज़र के लिए रियल एस्टेट की दरें सस्ती हो, जिससे एंड यूज़र मार्केट में आए और प्रोडक्ट खरीदे। अगर आप देखें जो भी बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो खैर काफ़ी अच्छे अनाउंसमेंट्स आए हैं, लेकिन और भी जो 2-3 अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किए हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ड्यूरेशन को 3 साल से उसका होल्डिंग पीरियड 2 साल कर दिया गया है, या जो इन्वेस्टर्स के लिए जो टोटल लॉस अगेंस्ट हाउसिंग प्रॉपर्टी है उसका टोटल गेन्स को कैप कर दिया है 2 लाख रुपए के ऊपर। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि प्राइजेस कम हो जो ऑलरेडी हो रहे थे, लेकिन प्राइजेस इन्वेस्टर्स अपने माल को बेचें
और एंड यूज़र मार्केट में आए। तो इन सब सारे जो नए अनाउंसमेंट हुए हैं उनसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी मार्केट में, और जो एक प्रोफेशनल एंड यूज़र है, सैलरीड एंड यूज़र है, जिसके लिए सेकेंडरी मार्केट में हाउस खरीदना हमेशा बड़ा मुश्किल रहता था क्योंकि ट्रांजैक्शंस अबव बोर्ड नहीं होती थी, उसके लिए मॉर्गेज लेंडर के पास जाना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि उसको काफ़ी सारा पैसा कैश में देना पड़ता था। उससे ये सारे अनाउंसमेंट से वो सारी चीज़ें कम होएगी और मुझे लगता है कि एंड यूज़र मार्केट में वापस लौटेगा। एंड यूजर मार्केट में वापस लौटेगा, लेकिन क्या जो फायदा दिया गया है बिल्डर्स को छूट का ग्राहकों को मिलेगा? ये बहुत ही बेहतर तरीके से मनोज गौड़ जी बता सकते हैं हमें। मनोज गौड़ जी, बहुत स्वागत है आपका इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। राजीव बैराती जी तो कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप और रियल एस्टेट ने भी इसे काफी अच्छे से लिया है, बट मोस्ट ऑफ इट ऑल सबसे जरूरी जानना एक ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्या अब उसके सस्ते घर का सपना पूरा हो जाएगा? टाइम पर उसको पोजेशन मिल जाएगा? उसके लिए उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है आफ्टर दिस बिग अनाउंसमेंट? जी, मेरा मानना यही है क्योंकि अभी देखिए, अभी तक जो है ना डिमांड की तरफ या कंज्यूमर की तरफ के लिए पिछले साल जो है रेरा को जैसे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन पहली बार जो है सप्लाई साइड के ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि सप्लाई मार्केट में कैसी आए और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो स्मूथली कैसे चले, उनकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, उनका टैक्सेशन कैसे होगा। जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी तो एंड यूज़र को, क्योंकि रेरा लाने का मतलब भी यही था कि जो उसकी परेशानियां हैं या जो टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं ड्यू टू फाइनेंस, ड्यू टू रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, या उसमें अच्छे लोग ही जो है रह पाए और काम कर पाए, तो मेरे ख्याल ये बजट जो है उस चीज़ को बैलेंस करता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए काफ़ी जो है इसके अंदर अनाउंसमेंट हुई है। सबसे पहली बात है उसकी जो डेफिनेशन चेंज की गई है, 60 स्क्वायर मीटर को कारपेट एरिया को कवर किया गया है, प्लस दिल्ली म्यूनसिपल लिमिट से 25 किलोमीटर के अंदर, तो मतलब दिल्ली के आसपास जितने भी शहर हैं, सैटेलाइट टाउन है, चाहे गाजियाबाद है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, उधर सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, जहाँ यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि सेलेबल एरिया लगभग 1100 स्क्वायर फीट है, 2 बेडरूम का एक डिसेंट हाउस जो है वो इस स्कीम में आ जाएगा। और गवर्नमेंट की जितनी भी प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के अंदर चाहे इंटरेस्ट सब्सिडी है, वो सब इसको जो है वो अवेल कर पाएगा। तो आई थिंक इट्स ए बिग बूस्टअप। और जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको भी एक फाइनेंसिंग जो है वो इजी होगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है इस सेक्टर को। तो जो बैंक्स है उनका भी रिस्क वेटेज जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब उस सेक्टर के अंदर आएंगे, तो वो इजीली जो है इन प्रोजेक्टों को लैंड कर सकेंगे। तो जो फाइनेंस की वजह से जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं या जो नए प्रोजेक्ट आने से जो लोग हिचकिचा रहे थे कि इस सेक्टर में जाने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था डेवलपर्स को, तो वो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे नए प्रोजेक्ट इस सेक्टर के अंदर भी आने शुरू होंगे। वाकई, लेकिन स्टेटस मिलने के मायने क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब हम बात करते हैं कि हाँ एंड यूज़र्स को फ़ायदा होगा, आपको अपने सपनों का घर ज़रूर मिलेगा, देरी नहीं होगी और सस्ते घर की सौगात जल्द मिल जाएगी, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? ये भी हम समझेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन घर तो सबको ही चाहिए, भले ही छोटा ही क्यों ना हो। शायद यही सोच वित्त मंत्री अरुण जेटली जी की भी रही, जो उनके इस बजट में साफ झलकी। अब इस बजट में बिल्डर्स और खरीदार दोनों के लिए वित्त मंत्री ने तमाम ऐलान किए हैं, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को छूट मिलेगी और आपको छत। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रियल एस्टेट सेक्टर की पिछले 25 सालों की मुराद पूरी कर दी है। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी सौगात दी है। आइए ये भी समझ लेते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने के बाद क्या होगा। इंफ्रा स्टेटस मिलने के बाद बैंक डेवलपर्स को लोन देने में प्राथमिकता देंगे। इससे डेवलपर्स को लोन भी 14% के बजाय 10% ब्याज दर पर बड़ी आसानी से मिल सकेगा। इससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में तेजी आएगी। बिल्डर्स को पहले 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने पर टैक्स में राहत मिलती थी, अब 5 साल में पूरा करने पर भी टैक्स का फायदा मिलेगा। बिल्डर्स को तैयार मकान बेचने पर जो भी फायदा होगा उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट 5 साल तक जारी रहेगी। तैयार मकान जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है लेकिन बिका नहीं है, उस पर 1 साल तक टैक्स नहीं देना होगा। पहले सरकार ये मान लेती थी कि अगर मकान नहीं बिका है तो उसके किराए पर टैक्स वसूलती थी। प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। यानी अगर आप
प्रॉपर्टी में निवेश के 2 साल बाद उसे बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, जो कि पहले 3 साल था। इतना बढ़िया बजट आपको मिल नहीं सकता था और रियल एस्टेट के लिए बहुत प्रावधान किए गए हैं। जो बड़े घर हैं, जो अनसोल्ड रहे हैं, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है बजट में कि आपको 1 साल तक अब नोशनल इनकम, रेंटल इनकम टैक्स में नहीं लाई जाएगी। तो बिल्डर्स पे ये दबाव पड़ेगा कि जो उनके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो शीघ्र से शीघ्र 1 वर्ष के अंदर वो अब कंप्लीशन के बाद बेच दें। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को भी बदला गया है। 4 मेट्रो शहरों के लिए अब 30 स्क्वायर मीटर यानी करीब 323 स्क्वायर फीट और देश के बाकी शहरों के लिए 60 स्क्वायर मीटर यानी करीब 645 स्क्वायर फीट को अफोर्डेबल हाउसिंग का पैमाना माना गया है। मतलब दिल्ली एनसीआर के इलाके, मुंबई के आसपास के इलाके इसकी रेंज में आएंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल्ट अप एरिया को ही कारपेट एरिया माना जाएगा। बिल्ट अप एरिया बालकनी और दीवार की मोटाई को मिलाकर माना जाता है, जबकि कारपेट एरिया घर के अंदर का एरिया माना जाता है। बिल्ट अप एरिया में से करीब 25% को हटाकर कारपेट एरिया बताते आए हैं, यानी अब 800 स्क्वायर फीट का 2 BHK फ्लैट भी अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आएगा। बजट में सरकार के इन ऐलानों से बिल्डर के साथ साथ ग्राहक भी खुश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो माना तो यही जा रहा है कि बिल्डर्स के साथ साथ ग्राहक भी खुश होंगे, लेकिन हकीकत में ये कितना सच होने जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या होने जा रही है, कुछ दिनों में ये एक्चुअली क्लैरिटी पता चल जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुधीर कृष्णा जी, फॉर्मर सेक्रेटरी यूडी मिनिस्ट्री। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे डिस्कशन में शामिल होने के लिए, क्योंकि हम बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग की, जिसको इंफ्रा का दर्जा दिया गया है हाल ही में इस बजट में। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्या अब इससे रफ्तार जो है वो बढ़ेगी, क्या कंज्यूमर्स को इसका फायदा होगा, बट इन रियलिटी आपसे समझना चाहेंगे कि एंड यूजर्स के लिए कितना बड़ा बूस्टर लेकर आया है एज कंपेयर टू अगर हम एक बिल्डर एंड डेवलपर की बात करें। ये जो मेजर इन्होंने बताए हैं अभी लिस्ट आउट भी किया गया है, जो कि आपको अभी आपके जो बताया कि 3 साल से घटा के 2 साल कर दिया कैपिटल गेन्स के बेनिफिट के लिए होल्डिंग, और उसके अलावा जो बिल्टअप एरिया की जगह पर कारपेट एरिया को मेजर करेंगे, और इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स इन्होंने अनाउंस किए हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ 30 किलोमीटर्स फ्रॉम आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, वहाँ से भी उसको भी माना जाएगा एलिजिबल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। ये सब बातें अच्छी हैं और इनसे बिल्डर को सहूलियत होगी, और ऐसी आशा करें कि वो बिल्डर ये सब बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन करे। मगर मेरा ये कहना है कि ये थोड़े छोटे छोटे पैच वर्क के एफर्ट किए गए हैं, लेकिन ये अगर हाउसिंग फॉर ऑल करना है तो वो प्लान्ड अर्बनाइजेशन के फ्रेमवर्क में एक विजन की बहुत ज़रूरत है। अब ये जो भी इन्होंने कदम बताए हैं वो बेनिफिट तो है उसका, ये नहीं मैं कहूँगा कि कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो घर दूर दराज हैं, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ सेफ्टी नहीं है, जहाँ पानी और सीवेज की फैसिलिटी नहीं है, उस घर के दाम कम हो जाएंगे तो क्या करे कोई उसे लेके। पहले वो 30 लाख का था, अब वो 25 लाख का हो जाएगा मान लीजिए, तो पहले भी रहने के काबिल नहीं था और अभी भी रहने के काबिल नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है वो, और जो अर्बन प्लानर्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, इन सबको सशक्त करते हुए, इन सबको एम्पावर करते हुए अब सिटी के डेवलपमेंट का एक विजन बनाना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल और फिस्कल मेजर्स जो हैं ये तो छोटी छोटी बातें हैं। ये जैसे शरीर में अगर कोई बीमार है और उसको फिर हम कह दें कि आपके पेट के लिए एक दवा देंगे, सरदर्द की एक दवा देंगे, और इसकी एक दवा देंगे, उसकी एक दवा देंगे, तो उससे उसकी सेहत में कितना इजाफा आएगा। इसलिए मेरा मानना ये है कि एक विजनरी अप्रोच की ज़रूरत है जो कि सेक्टर से आएगी। फाइनेंशियल और फिस्कल मेजर्स तो छोटी बातें एक तरह से हैं, तो ये मैं कहूँगा इसमें। तो जी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा। इनफैक्ट मैं राजीव बैराती जी, मनोज गौड़, दोनों से इस पूरे पॉइंट पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। राजीव बैराती जी, क्योंकि सुधीर कृष्णा जी कह रहे हैं ये एक पैच वर्क नजर आ रहा है, एक ब्रॉडर विजन और व्यू की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि जब भी एक एंड यूज़र मार्केट में आता है वो घर में रहने के लिए आता है, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ मिस्टर कृष्णा से कि घर की कीमत कम करना एक बात हुई,
लेकिन आपको उसके साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। अधिकांश लैंड पार्सल्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होंगे वो शहरों के पेरिफेरल एरियाज़ में होंगे, दूर दराज के इलाकों में होंगे, जहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑलवेज लैगिंग। तो ये स्कीम जो है इससे अफोर्डेबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन एंड यूज़र उन घरों में तभी रह पाएगा खरीदने के बाद जब सरकार उसके साथ फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी व्यापक बंदोबस्त करे। जी मनोज गौड़ जी, जैसा कि बता रहे हैं सुधीर कृष्णा जी, छोटे जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर कैसे घर पहुंचाएंगे, जहां पर वाकई जरूरत है वहां के लिए क्या ये प्रॉपर विजन है? जी, मेरा मानना है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे ख्याल अगर इस बजट में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी को दिया गया है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का जो आउटले है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। प्लस उधर स्मार्ट सिटीज़ की जो बात है वो पहले से ही पुराने 2 बजटों से जो चलती आ रही है, उसके लिए भी फंड एलोकेशन और उसके ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि उनका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रोड है, बिजली है, रेल है, पानी है, सीवर है। बाकी काम प्राइवेट सेक्टर को इस तरह के छूट देने से या इस तरह के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने से, तो ये तभी दोनों साथ साथ जो है ये पॉसिबल हो पाएगा। मेरे ख्याल इस बजट में काफ़ी कुछ ये बैलेंस किया गया कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है और इधर डेवलपर्स को जो सप्लाई साइड के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे फंड की प्रॉब्लम हो, उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अभी बस एक हर्डल जो है वो रह गई है, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम भी गवर्नमेंट से जो है चेस कर रहे हैं एज ए इंडस्ट्री ऑल्सो, कि भाई जो डिफरेंट अप्रूवल लेने पड़ते हैं हमें, जिसमें साल 1.5 साल लगता है, चाहे वो एनवायरनमेंट से क्लियरेंस है, चाहे पॉल्यूशन से है या हाइट से है, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। अगर उसको भी टाइम बाउंड कर दिया जाए, हम किसी छूट की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी अप्रूवल के छूट चाहिए या किसी नियम में छूट चाहिए, सारे अप्रूवल्स हम लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना डिफरेंट टाइम लेते हैं। सबके पास काम रोकने की पावर है, काम चालू करने की पावर किसी को नहीं है। अगर वो फ्रेम और हो जाए तो 2022 तक अभी भी हमारे पास 5 साल बचे हुए हैं, तो ये विज़न को जो है पाया जा सकता है और एक अफोर्डेबल हाउस जिसको लोग अफोर्ड कर सकें, और एज वेल एज इन्वेस्टर के लिए भी अभी काफ़ी जो है छूट दी गई है कि 2 साल के अंदर वो अपना जो है मकान को जो है कैपिटल गेन अचीव कर सकता है। और इंडेक्स को भी चेंज किया गया, 2001 के इंडेक्स पे लाया गया है। तो आई थिंक इन्वेस्टर एज वेल एज एंड यूज़र दोनों के लिए इसमें काफ़ी बात की गई है, और डेवलपर को जो प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल साइड के अंदर या टैक्सेशन से रिलेटेड, उसको भी जो है एड्रेस किया गया है। वाकई तो रियल एस्टेट सेक्टर तो डेफिनेटली खुश है इससे।